हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका मिशन आई नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कैरियर गाइडर, आपका यूट्यूब टीचर एमएल सैनी। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में पीजीआई चंडीगढ़ का जो 2016 का पेपर था, उस प्रीवियस नर्सिंग ऑफिसर पेपर के बारे में अपन बात करेंगे। इस वीडियो में अपन उसको सॉल्व करेंगे विथ रेशनल। जितने मैंने क्वेश्चन उसमें से लिए हैं, मेरे पास जो सोशल मीडिया पर जो पेपर था या जो बुक्स में जो पेपर है 2016 का पीजीआई चंडीगढ़ का, वो क्वेश्चंस मैंने सभी लिए हैं और आपको विथ रेशनल सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ का हर बार ऐसा होता है कि वो अपने प्रीवियसली पेपर से 5-6 क्वेश्चन जरूर देता है या ज़्यादा क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है। चाहे आप अभी रिसेंटली पीजीआई का बठिंडा एम्स वाला एग्ज़ाम देख लो आप, चाहे अभी जीएमसीएच का पेपर देख लो। जो जीएमसीएच और पीजीआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये पेपर बनाते हैं, हर बार 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आज इस पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ, 2016 के पीजीआई चंडीगढ़ के पेपर को। तो ठीक है दोस्तों, मेरे को कहने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, ये आपको समझना है, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो बीच में स्काइप नहीं करना है। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और उस बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब बॉक्स में आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस पेपर की। ये पेपर मैंने लिया है पीजीआई चंडीगढ़ 2016 सोल्व्ड पेपर विथ रेशनल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मिशन आई नर्सिंग क्लासेज का ऑफिशियल लेटर पैड है। अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पेपर वीडियो काफ़ी लंबा होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा कम से कम, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन का आपको रेशनल सहित सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डेप्रिवेशन इज। देखिए, एक ऐसा इन्फेंट हो या यंग चिल्ड्रन हो जो मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि जो मदर अपने बच्चे की केयर नहीं कर रही हो अच्छे से, जो टोडलर हो या इन्फेंट हो, ड्यूरिंग टोडलर या इन्फेंसी अगर कोई मदर अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर रही हो, तो उस बच्चे में क्या होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं? टेंडेंसी टूवर्ड ओवर ईटिंग। वो बात मतलब ओवर ईटिंग का आप समझते हो कि ज़्यादा कुछ फूड वगैरह लेगा ऐसा, या रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ठीक है, या प्रोनेस टू इलनेस, या फिर एक्सट्रीम एक्टिविटी। इन चारों में से अपन मेजर करें हैं, चारों में से एक आइडेंटिफाई करें ऑप्शन को देखिए, प्रोनेस टू इलनेस। जो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा प्रोनेस टू इलनेस। उसका कारण यह है कि जब मदर अपने बच्चे की केयर नहीं करेगी तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी मदर और बेबी में, और जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी प्रोनेस टू इलनेस, यानी कि उसको ज़्यादा बार बार बीमारियां घेर लेगी, बार बार वो बीमार होगा। कौन? बच्चा। वेन ए बेबी, अब रेशनल देखिए, वेन ए बेबी हैव एक्सपीरियंस्ड लैक ऑफ मैटरनल लव एंड बिलोंगिंग्स देन दैट बेबी में विल हैव प्रोनेस टू इलनेस। ठीक है डियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्राइट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग ए पेशेंट हु हैज़ ए रेडियम इम्प्लांट द सर्विक्स ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स। एक ऐसा पेशेंट है जिसके रेडियम इम्प्लांट हो रखा है, कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर है, इंटरनल इम्प्लांट हो रखा है, तो उसमें कौन सा अप्रोप्राइट नर्सिंग एक्शन होगा जब वो पेशेंट की केयर कर रही हो? तो अब इसके ऑप्शन में अपन देखते हैं, रेस्ट्रिक्ट द विजिटर्स टू नो मोर देन 10 मिनट स्टे, स्टोर यूरिन इन ए लेड लाइंड कंटेनर, वियरिंग ए लेड एप्रन व्हेन गिविंग केयर, अवॉइड गिविंग IM इंजेक्शंस टू ग्लूटियल रीजन। देखिए दोस्तों, इसका आंसर सभी स्टूडेंट गलत करते हैं। इसका आंसर होगा रेस्ट्रिक्ट द विजिटर्स टू नो मोर देन 10 मिनट स्टे। एक क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल्स होता है कि कोई भी कैंसर पेशेंट हो जिसके रेडियम इम्प्लांट हो रखा हो इंटरनली बॉडी में, तो वहाँ पर कोई भी विजिटर्स आए तो उनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज उनको उस सोर्स से, रेडिएशन इम्प्लांट की जो वो सोर्स है उससे खुद को भी डैमेज होने का खतरा रहता है। अब अगर अदर ऑप्शन की अपन बात करते हैं, इसमें राइट आंसर तो हो गया अपना रेस्ट्रिक्ट द विजिटर्स नो मोर देन टू 10 मिनट स्टे।
अब देखिए रेशनल मैंने दिया है आपके इसके सामने, रेशनल देखिए आप अदर ऑप्शन राइट क्यों नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इच विजिटर्स टू ए टेमिनेट स्टे मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, ठीक है राइट समझ में आता है। इसके बाद द यूरिन इज नॉट रेडियो एक्टिव, देखिए जो इम्प्लांट हो रखा है, जो रेडियम इम्प्लांट है वो कहाँ पर सर्विक्स में है, यानी कि थ्रू द वेजाइना इनटू द सर्विक्स, जो रेडियम इम्प्लांट है वो, तो उससे यूरिन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है द यूरिन इज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि यूरिन को अपन उसमें वो करें, ठीक है। जब अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो तब अपन को जो बॉडी एक्सक्रेटा होता है, जो भी यूरिन हो स्टूल हो जो भी, उसको सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए। इसको भी इस केसेज में, इंटरनल इम्प्लांट वाले केसेज में भी सेपरेटली ही डिस्पोज करना चाहिए इंडिविजुअल पेशेंट्स का। ऐसे नहीं है कि जो जिस पेशेंट के रेडियम इम्प्लांट हो रखा हो उस पेशेंट का एक्सक्रेटा, यूरिन, स्पुटम, स्टूल कुछ भी हो उसको सेपरेटली बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए, उसके सेपरेटली अदर पेशेंट से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन की उसकी बात करते हैं, लेड लाइन एप्रन्स आर नॉट इफेक्टिव शील्ड्स अगेंस्ट रेज एमिटेड बाय इंटरनल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, ठीक है डियर, समझ में आता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपट्स, देखो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको लैंडस्केप में करिए, अपने मोबाइल को तिरछा करके आप अगर देखोगे तो आपको आराम से क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल को वर्टिकल में नहीं रखना है, आपको अपना मोबाइल लैंडस्केप करके जो वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और उसको जूम कर देता हूँ। कैपट सुसीडेनम इज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम्स में आता रहता है, इसमें स्टूडेंट्स जो काफ़ी जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देख कैपट सुसीडेनम और एक होता है सिप्लो हेमोटोमा। कैपट सुसीडेनम और सिप्लो हेमोटोमा की मैं याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि दोनों में डिफरेंट कैसे करना है। कैपट सुसीडेनम, देख यहाँ से आपको एक वर्ड निकल सकता है सक्सेज, एक वर्ड बन सकता है, सुसीडेनम से सक्सेज वर्ड बनता है। तो होता क्या है, कैपट सुसीडेनम में सक्सेज हो जाता है फ्लूइड, कहाँ सक्सेस होता है, सूचर लाइन को क्रॉस करने में। कैपट सुसीडेनम में क्या होता है, फ्लूइड सूचर लाइन को क्रॉस करने में सक्सेस हो जाता है, यानी कि द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड क्रॉस द सूचर लाइन इन कैपट सुसीडेनम। और सिप्लोहेमेटोमा में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो यही डिफरेंट है मेन कैपट सुसीडेनम और सिप्लोहेमेटोमा में। अब कैपट सुसीडेनम के बारे में पूछा है तो इसका देखिए अपन क्या होगा, इसका राइट आंसर स्वेलिंग, जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प, ठीक है, क्योंकि स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। डी ऑप्शन हो सकता था बट ये क्या कह रहा है, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, यानी कि जो स्वेलिंग है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, 4 नंबर सिप्लोहेमेटोमा। सी नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द कैपट सुसीडेनम, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, इसका राइट आंसर रेशनली देख सकते हो आप, दिस इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स अंडर स्काल्प दैट क्रॉस सूचर लाइन एंड इन सिप्लोहेमेटोमा, ये सॉरी स्वेलिंग होगा वेलिंग की जगह, स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस सूचर लाइन, यही मेन डिफरेंट है दोनों में। व्हेन पेशेंट इज इन लिवर फेलियर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल चेंज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। देखिए लीवर फेलियर का पेशेंट है, लीवर फेलियर का पेशेंट है, ऐसा क्या बिहेवियरल चेंज हो जो इमीडिएटली या फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए, किसको, डॉक्टर को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लिथार्जी, फटीग, नोजिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सी क्या है अपना, देखिए लीवर फेलियर पेशेंट में क्या होता है कि लीवर क्या करता है, अमोनिया को, जो अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया बनता है प्रोटीन से। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन से क्या बनेगा, अमोनिया। अब अमोनिया को, अमोनिया से क्या यूरिन, लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में क्रिएट करता है। अमोनिया को प्रोटीन से क्या बना, अमोनिया, अमोनिया से क्या बना, लीवर के थ्रू यूरिया। अब ठीक है यूरिया बन गया, यूरिया जो लीवर के थ्रू यूरिया बन गया, अब ये यूरिया किडनी के थ्रू बाई यूरिन एक्सक्रेट हो जाता है, ये दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। बट लीवर फेलियर वाली कंडीशन में क्या होता है कि अमोनिया जो प्रोटीन तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है और अमोनिया बन रहा है, अमोनिया का लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है ब्लड में। जैसे जैसे अमोनिया का लेवल बढ़ेगा ये क्या करेगा, अमोनिया क्या करेगा, जैसे जैसे अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, अमोनिया ये क्या करेगा,
बी ट्रिपल ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो अपना ब्रेन में जो एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है उसको क्रॉस करके ब्रेन में जाएगा अमोनिया। ब्रेन में जाकर क्या करेगा, न्यूरोलॉजिकल डेप्रीवेशन करेगा, न्यूरोलॉजिकल डेप्रीवेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिथार्जी होगा। इसकी वजह से क्या होगा, लिथार्जी होगा, कन्फ्यूजन होगा, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लिथार्जी। देखिए हम रेशनल में भी पूरा अच्छे से समझा रखा है कि इन लीवर फेलियर कंडीशन लीवर कांट एबल टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, दैट्स वाई in ammonia serum level will be increased and neuromuscular changes will be occurs. That's way lethargy and confusion and alter level of sensorium like that symptoms will be occur in liver failure patients. ठीक है डियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। Which of the following clinical finding indicate the patient is experiencing hypokalemia? हाइपोकेलिमिया में क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एडिमा, मसल स्पाज्म, स्मॉल ब्रीथिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दोस्तों इसका राइट आंसर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब अपन रिलेशनल पर जाते हैं। इन हाइपोकेलेमिया जीआई ट्रैक्ट में अफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, मसल्स वीकनेस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन लाइक देयर सिम्टम्स विल बी अकर्स इन विच कंडीशन, हाइपोकेलेमिया। ठीक है डियर, कुस्मॉल ब्रीथिंग कौन सी वाली कंडीशन में होती है, आपको पता होगा। कुस्मॉल ब्रीथिंग होती है DKA डायबिटीज कीटोसिडोसिस में होती है। ठीक है, मसल स्पाज्म नहीं होता इसमें, मसल वीकनेस होता है इसमें। देखिए मसल वीकनेस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एडिमा नहीं होता, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, हाइपर कैलेमिया में। इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, हाइपर कैलेमिया में। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए 20 month old child is receiving isolite fee 240 ml IV in 6 hours. The drop factor of the microdrip set is 60 drop per ml. The nurses should regulate the IV to run 8. देखिए ड्रग कैलकुलेशन का है, हमने वीडियो बना रखा है ड्रग कैलकुलेशन का, आप हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हो। बड़ा अच्छा और आसानी से मैं समझा रखा है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट में बताता हूँ आपको। 240 ml फ्लूइड है, कितने ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60 ड्रॉप फैक्टर है। इसको भाग दे दो कितने घंटे में, अपन को इसको इन्फ्यूज करना है 6 आवर में। अब आवर को मिनट से कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे अपन, 60 से गुणा कर देंगे। अब ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। 60 से 60 काट दिया अपन ने, और 6 चौक 24, जीरो का जीरो उतार दो, यानी कि कितना आ गया, 40 ड्रॉप प्रति मिनट। दिस इज द राइट आंसर, 40 ड्रॉप प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पर मैंने और रेशनल में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, एक न्यूबॉर्न में जन्म के समय कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, 80 ml पर kg। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न इज 80 ml प्रति kg। 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट में लॉस इन न्यूबॉर्न ड्यू टू एडेप्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट। देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो फर्स्ट 7 डेज में बच्चा क्या करता है, 10% अपना बॉडी वेट लॉस हो जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कभी कभार, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म के समय बच्चे का वेट है 3 kg। क्वेश्चन ऐसे बन गया आपके पास, बच्चा जन्म लिया उसका वेट है 3 kg। अब आप जैसे मान लीजिए ये महीने की फर्स्ट तारीख को जन्म लिया, उसका वेट है 3 kg। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि 7 तारीख को बेबी का वेट कितना होगा, तो 3 किलो का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 किलो का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। तो वेट कितना होगा बेबी का, 2700 ग्राम। लॉस कितना हो गया, 300 ग्राम। ये से क्वेश्चन बनता है ओ माय डियर ऐसे। तो आपको जब फर्स्ट 7 डेज में 10% बॉडी वेट लॉस होता है, अपन को पता है, तो वो क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे कि 3 किलो बेबी का, जब 1 तारीख को बच्चा जन्म लिया उसके 3 किलो वजन है, तो 7 तारीख को उस बेबी का वजन कितना होगा। ठीक है, तो 10% लॉस कर दो, 3000 ग्राम का 10% 300 ग्राम निकाल दो बाहर, 2700 ग्राम वेट होगा उसका बच्चे का आफ्टर 7 डेज। ठीक है,
द एंजाइम दैट रिलीज्ड बाई स्पर्म विच अलाउंस पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। देखिए स्पर्म का जो हेड होता है, जो उसका सिर होता है, वहाँ से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे कि उसको स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेशन यानी कि ओवम को भेदने में उस एंजाइम से हेल्प मिलती है, या वो कैटेलाइट या फैसिलिटेट करता है भेदन को या पेनिट्रेशन को। दिस इज द हाइलुरोनिडेस एंजाइम। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पूरा डिटेल में दिया है आपको। हाइलुरोनिडेस इज एन एंजाइम दैट रिलीज्ड बाय हेड ऑफ द स्पर्म दैट डू द हेल्प ऑफ द स्पर्म व्हेन पेनेट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया आपको एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज क्या है? इज द पेनक्रेटिक एंजाइम दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लाइपेज क्या है यहाँ पर? लाइपेज इज द पेनक्रेटिक एंजाइम दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। देखिए एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लाइपेज फैट मेटाबॉलिज्म, और ट्रिप्सिन दिस इज आल्सो एंजाइम दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट इज सिक्रेटेड बाय एसिनर सेल ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सभी को आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर। देखिए बहुत हर बार क्वेश्चन आता रहता है, और PGI में आया हुआ 2016 में। प्रोटीन किसके लिए जरूरत होता है? ये प्रोटीन का मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है डियर, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड ऑफ टिश्यूज एंड मोस्ट बॉडीज नीड ऑफ एनर्जी मस्ट बी गेन्ड बाई कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्रोटीन क्या कर रहा है? बिल्ड ऑफ टिश्यूज का काम कर रहा है। अब मोस्टली जो अपन फूड लेते हैं, अगर एनर्जी की सोर्स की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मोस्ट ऑफ एनर्जी गेन बाई विच न्यूट्रेंट। तो आंसर क्या होगा वहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट। एंड विटामिन सी आर रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन सिंथेसिस क्या होते हैं? एक फाइबर्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वाइट। जब आप टिश्यूज कोई वुंड होता है, वुंड के ऊपर आप कभी कभार देखना पिंक कलर लाइक दैट समथिंग कुछ आपको कवरिंग दिखाई देगी, तो वो पिंक कलर की जो कुछ जो मार्जिन पर जो पिंक कलर की लेयर होती है, वही उसी को ग्रेनुलेशन टिश्यूज बोलते हैं। तो ये फाइंडिंग क्या होती है ग्रेनुलेशन टिश्यूज की? वो एक तरह से हेल्दी फाइंडिंग होती है वुंड की। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यूज का अगर कहीं पर भी जिक्र होता है, तो इसका मतलब है कि वुंड है जो ग्रो कर रहा है, वुंड हील कर रहा है। तो उस ग्रेनुलेशन टिश्यूज को बनाने में कौन हेल्प करता है? कोलेजन वहाँ पर उसमें हेल्प करता है। अब ये कोलेजन कहाँ से बन रहा है? इसको कौन बना रहा है? विटामिन सी बना रहा है। विटामिन सी क्या करेगा? कोलेजन बनाने में हेल्प करेगा। तो अपन क्या करेंगे? कोई पेशेंट की वुंड होता है, सर्जरी होती है, तो डॉक्टर क्या करेगा? विटामिन सी की टेबलेट लिखेगा। विटामिन सी की टेबलेट क्यों लिखेगा? क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक कैटेलाइट किसमें? कोलेजन बनाने में, कोलेजन सिंथेसिस कोलेजन बनाने में। वो कोलेजन सिंथेसिस क्या करते हैं? ग्रेनुलेशन टिश्यूज बनाने में। और ग्रेनुलेशन टिश्यूज क्या होते हैं? हेल्दी टिश्यू ऑफ द वुंड। ठीक है, देट हेल्प इन टिश्यू हीलिंग। समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस इन्वॉल्व। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरेंटल रूट से मेडिकेशन देने का क्या रीजन है। तो पेरेंटल मेडिकेशन लास्ट लॉन्गर देन एन ओरल मेडिकेशन। द पेरेंटल रूट अलाउ दे में ऑप्शन राइट आंसर ही पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। द डी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। द पेरेंटल रूट अलाउ मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन द ओरल रूट। ठीक है, यानी कि जो पेरेंटल रूट में कौन कौन से आ जाएंगे? IV, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। दैट स्टेराइल टेक्निक इज रिक्वायर्ड। जब आप पेरेंटल रूट से इंजेक्ट कर रहे हो कोई मेडिसिन, तो आपको स्टेराइल टेक्निक शुड बी मेंटेन। ठीक है, इट इज एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड कंपेरिजन देन अदर रूट से। इसलिए पेरेंटल रूट से मेडिसिन दी जाती है क्योंकि वहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है सबसे रैपिडली होता है। सबसे पेरेंटल रूट के अलावा भी अपन एक और रूट होता है जो सबसे रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स होता है। कौन सा होता है वो? सबलिंगुअल। अगर क्वेश्चन कभी भी आए मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ द मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन, अगर उसमें IV हो और सबलिंगुअल हो, तो राइट आंसर सबलिंगुअल ही होगा। क्योंकि अंडर सबलिंगुअल यानी कि क्या होता है? मेडिसिन पुट अंडर द टंग्स, अंडर बिलो अंडर द टंग्स। टंग्स के नीचे आप कभी भी ऑब्जर्व करना,
बहुत माइनर ब्लड वेसल्स होती है, तो डायरेक्ट वहाँ पर जैसे अपन मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट इंड ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन पर जो मेडिसिन पहुँचेगी। कारण देखिए अपन आईवी रूट से देते हैं तो आईवी रूट में सबसे पहले मेजर आर्टरीज में मेडिसिन जाती है, ठीक है, राइट और रॉन्ग। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होती है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल के बाद में कहाँ जाती है, कैपिलरीज में, कैपिलरीज कहाँ होती है, इंड ऑर्गन, इंड ऑर्गन जहाँ पर न्यूट्रिएंट को पहुँचाना होता है या जहाँ पर मेडिसिन को पहुँचाना होता है। लेकिन अंडर टंग्स क्या होती है, माइनर माइनर कैपिलरीज होती है, ऑलरेडी इंड ऑर्गन तक वो एक तरह से ले जाने का काम करती है। तो सब लिंगुअल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एक तरह से ऐसा अपन कह सकते हैं। तो दिस इज द मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिसिन। सब लिंगुअल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ना, ए स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी ए सिक्वेला ऑफ ए स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इज। देख एक इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन से होता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से होता है। कौन सा है, दिस इज द इम्पेटिगो, इम्पेटिगो की वजह से, जो इम्पेटिगो किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। अब और भी इसकी डिटेल में आपको दे रखा है मैं रेशनल में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इट इज़ द वायरल डिजीज, इसके बीच इट इज इट्स माइट कोज्ड बाई सार्कोप्टाई, ठीक है। इम्पेटिगो इट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज कोज्ड बाई स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड बाई। देखिए हार्डनेस दो तरह की होती है वाटर की, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी में क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जिनको अपन बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट में क्या होते हैं, सोडियम और कैल्शियम के सल्फेट होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको अपन बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, तो उनको अलग अदर तरीके से रिमूव किया जाता है। मैंने आपको आंसर यहाँ पर रेशनल डिटेल में दिया है। टेम्परेरी हार्डनेस कोज्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स एंड इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कोज्ड बाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, एंड इट इज रिमूव्ड बाई वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, इसके थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वाज गिवन बाई। देखिए मल्टीपर्पज का जो कंसेप्ट था, कम्युनिटी का क्वेश्चन है ये, मल्टीपर्पज का जो किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने दिया था, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, चड्डा कमेटी और नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज वर्कर का कंसेप्ट दिया था। द करतार सिंह कमेटी वाज केम इन 1973, कब आई थी ये, 1973, एंड इट्स ब्राउट विथ कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है डियर, आई थिंक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ क्वार्सियोरकर। देखिए क्वार्सियोरकर जो डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है ये, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो जो क्वार्सियोरकर का प्रिंसिपल फीचर यानी कि कार्डिनल साइन की बात करें तो क्या होगा, सीवियर फेट वास्टिंग, विजिबल मसल्स वास्टिंग, यूजुअली गुड एपेटाइट, ईडिमा इन लोअर लेग्स एंड फेस। क्वार्सियोरकर में क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है क्वार्सियोरकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। और एक होता है मरासमस, एक होता है मरासमस किसकी वजह से होता है, कैलोरी डेफिशिएंसी। कैलोरी कहीं से भी हो सकती है, प्रोटीन से हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट से हो सकती है और फैट से हो सकती है, तो तीनों की ही कमी होती है तब क्या होता है, मरासमस होता है। जब पार्टिकुलर प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में तब कौन सा होता है, क्वार्सियोरकर, ठीक है डियर। और क्वार्सियोरकर का कार्डिनल साइन क्या होता है, ईडिमा इन लोअर लेग एंड फेस। और डिटेल में देख लीजिए, आप रेशनल देख लीजिए, मैं आपके लिए रेशनल बनाया हूँ। रेशनल बनाने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है डियर, बहुत ज़्यादा। मैं मेहनत ये नहीं करनी होती, मेरे को कहीं से रेफरेंस देखना होता है, मैं रेफरेंस बहुत ही कम देखता हूँ, सब अपनी नॉलेज से ही मैं ये रेफरेंस वगैरह डालता हूँ, बट टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं अपन इसके रेशनल पर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PM इज ए टाइप ऑफ डिजीज ऑफ माल न्यूट्रिशन। क्वार्सियोरकर इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इनटेक करेक्टराइज्ड बाई एडिमा इन एक्सट्रीमिटीज़, इनलार्ज्ड फैटी लिवर। इसके और कुछ साइन बता रहा हूँ मैं, इनलार्ज्ड फैटी लिवर, लेथार्जिक एंड पोर एपेटाइट इन फ्लैग साइन ऑफ हेयर। फ्लैग साइन क्या होता है, इसमें
जो बाल होते हैं बच्चे के वो एकदम फ्लैग की तरह यानी कि खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्लैग साइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में मरासमस की अपन बात करते हैं। मरासमस इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ कैलोरी इनटेक। अब कैलोरी किससे भी कमी हो सकती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सीवियर मसल वास्टिंग। सीवियर मसल वास्टिंग यानी कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल एक तरह से पतला थिन दिखाई देगा। ठीक है, नो फैटी लिवर, अलर्ट, अलर्ट नहीं हो गए, अलर्ट एंड इरिटेबल, अलर्ट नहीं होगा, अल्टर हो गए, ALTER, अल्टर एंड इरिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक इज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 12 वीक से पहले का सेफेस्ट मेथड कौन सा होता है अबॉर्शन करवाने का, वो है सेक्शन इवैक्यूएशन, डायलिसिस एंड क्यूरेटेज, लेमिनेरा टेंट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखिए मैंने इसका पूरा डिटेल में डाला है। इस कंडीशन 12 वीक से पहले की कंडीशन में यहाँ पर तो क्या होगा आपका सक्शन इवैक्यूएशन। ठीक है, अब और देखिए पूरी डिटेल में आपके लिए रखा है मैंने। अकॉर्डिंग टू वीक जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, अकॉर्डिंग टू वीक कैसे कितने वीक पर क्या कौन सी प्रोसीजर रिकमेंडेड है। अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेथड अकॉर्डिंग टू वीक्स, मीजोप्रोस्टोल एंड मीफेप्रिस्टोन जो टेबलेट्स होती है उसके थ्रू अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो कब तक कर सकते हैं, अप टू 9 वीक। अगर आप 9 वीक के बाद में अगर टेबलेट्स से यानी कि मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रोस्टोन से अगर अबॉर्शन करवा रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, रिस्क बढ़ जाती है। तो बिफोर 9 वीक किससे, मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रोस्टोन से करवा सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो आफ्टर 9 वीक्स लाइकेज, कार्बोप्रोस्ट एंड डायनोप्रोस्टोन, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। इनसे कब तक अपन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, आफ्टर 9 वीक। अब 9 वीक से लेकर कब तक, मेरे ख्याल से 11-12 वीक तक। वैक्यूम एस्पिरेशन की अपन बात करें तो कहाँ तक होगा, आफ्टर 9 वीक टू 12 वीक। अपना क्वेश्चन भी क्या कह रहा था, क्वेश्चन द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, 12 वीक की बात कर रहा था, तो इसलिए अपना कौन सा सक्शन इवैक्यूएशन अपन राइट आंसर कौन सा किया, ए। अब यहाँ पर अपने रेशन में अपन यही बात कर रहे हैं कि जो वैक्यूम एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं वो आफ्टर 9 वीक टू 12 वीक। डायलिसिस एंड क्यूरेटेज जो मोस्टली जो प्रोसीजर यूज किया जाता है, डीएनसी कब किया जाता है, इस DNC ऐसे ही लिखा हुआ होता है, आप ओटीज वगैरह में काम किया हुआ तो आपने 12 टू 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, DNC यानी कि डायलिसिस एंड क्यूरेटेज। सलाइन इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये कब किया जाता है, 14 टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेरोटोमी आफ्टर 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। स्टेरोटोमी यानी कि यूट्रस को ही बाहर निकाल दिया जाता है, कब, आफ्टर 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसी कोई कंडीशन हो जो इन कंडीशन से अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे अपन या नहीं हो पा रहा, और मदर अगर इस कंडीशन जब स्टेरोटोमी वाली कंडीशन में मदर से कंसेंट ली जाती है या उसकी हिस्ट्री ये देखी जाती है कि वो अब इन फ्यूचर चाइल्ड विलिंग नहीं करती, तो उस कंडीशन में स्टेरोटोमी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। इनएडेक्वेट इंटेक ऑफ विच विटामिन बाय द प्रेग्नेंट वुमेन में कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है और मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे इस क्वेश्चन में। फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड का अगर इनएडेक्वेट इंटेक की वजह से क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। अब देखिए रेस्ट में मैंने क्या दिया है, फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, सो फॉलिक एसिड शुड बी टेक बाय प्रेग्नेंट लेडी 1 month प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 month के पहले, जैसे कि मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी की, आप एज ए कपल, मान लीजिए आप शादीशुदा कपल हो और आप प्लानिंग कर रहे हो, आप विलिंग आप में है कि अब अपन को बच्चा आप चाहते हो, तो आपको 1 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों, कारण इसका यह होता है कि आपको पता नहीं होता कब बेबी है जो कब जो कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया और कब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए बिफोर प्रायर टू प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 1 month यू हैव टू शुड बी स्टार्ट फॉलिक एसिड। आई थिंक 400 माइक्रोग्राम कुछ एसिड माइक्रोग्राम की टेबलेट स्टार्ट करते हैं, आई एम नॉट कन्फर्म, बट शायद 400 माइक्रोग्राम की टेबलेट होती है जो फॉलिक एसिड की 1 month के पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। दिस इज द कैटरेक्ट।
ठीक है। कैटरेक्ट क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ लेंस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। आप कभी किसी भी ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा होता है ये। आई ऑब्जर्व करना, आई ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा वाइट वाइट सा उसमें जो कवर करता हुआ नज़र दिखाई देगा। एक कवर वाइट वाइट सा साइड में से आएगा, ऐसे धीरे 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 वो आई की तरफ बढ़ेगा, तो वो क्या है? वही तो ओपेसिटी ऑफ लेंस है। देखना, कभी ऑब्जर्व करना ओल्ड एज पर्सन में, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो देखिए, इन इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज कम्प्लीटेड बाय। इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जब यूट्रस का आना क्या कहलाता है? इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस। कब कंप्लीट हो जाता है ये? 6 वीक में, ठीक है। इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस और यूट्रस बिकम प्री प्रेग्नेंट स्टेज विथ इन 6 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फॉर ए प्रेग्नेंट मदर द एवरेज वेट गेन पर वीक ड्यूरेशन ड्यूरिंग लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रेग्नेंट मदर जो लास्ट का यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें कितना वेट गेन करती है? 0.5 kg पर वीक, 0.5 kg पर वीक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए प्रेग्नेंट वुमेन एवरेज वेट गेन 11 to 13 kg, ठीक है। ये तो नॉर्मल वेट गेन करती है प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी। एंड मोस्ट ऑफ वेट गेन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इस वेट का भी यानी 11 से 13 kg का भी ज़्यादातर वेट कब गेन करती है? इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, अप्रोक्सीमेटली 0.5 kg पर वीक ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ फिटस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर में किस वजह से होता है? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से होता है, या फिर फिटस ग्रोथ करता है उसकी वजह से होता है, या फिर कोई अदर कारण है? तो आपके सामने रेशनल, आप रेशनल से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इज़ नॉट ए फ्रीज डेरिव्ड वैक्सीन इज। विच इज़ नॉट ए फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन इज, यानी कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको अपन में फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखते? BCG, DPT, येलो फीवर और मीजल्स से। तो यहाँ पर की बात करें DPT को अपन फ्रीजर कंपार्टमेंट्स में नहीं रखते। WHO रिकमेंडेड दैट फ्रीजर ड्राइव्ड वैक्सीन लाइक एज। फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन यानी कि जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखने वाली वैक्सीन कौन कौन सी है अकॉर्डिंग टू WHO? मीजल्स, येलो फीवर, हिब एंड BCG बी शिप्ड एंड स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। WHO तो ये रिकमेंडेड करता है, बट अपन क्या करते हैं? स्टोरिंग देम एट -20 डिग्री इज नॉट हार्मफुल बट इज अननेसेसरी एंड यूज अप वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस इन द डीप फ्रीज। इंस्टेड दे शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेशन एंड ट्रांसपोर्टेड एट +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस टेम्परेचर पर इन फ्रीज ड्राइव्ड वैक्सीन्स को रखा जाता है, मीजल्स, येलो फीवर, हिब एंड BCG को। हालांकि WHO ये भी रिकमेंडेड करता है कि इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रखा जा सकता है। वैसे कौन सी वैक्सीन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर? कौन सी को रखते हैं? पोलियो को, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पेशेंट नीड्स एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन फॉर मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है आपको पता होगा? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। तो एक पेशेंट के है जो इंट्राडर्म, अब देखिए मॉन्टेक्स टेस्ट कैसे किया जाता है? इंट्राडर्मली, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बट द करंटली हैज बायोलेटरली कास्ट इन प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अल्टरनेटिव साइट। एक पेशेंट है उसके इंट्राडर्मली मॉन्टेक्स टेस्ट देना है, लेकिन पेशेंट बायोलेटरली यानी कि दोनों हाथों में कास्ट उसके अप्लाइड किया हुआ है। तो इन दिस कंडीशन हाउ टू असेस या हाउ टू गिव द नर्स टू द पेशेंट दैट मॉन्टेक्स टेस्ट। इस कंडीशन में क्या करेंगे? लेटरल अपर आर्म इज द रिकमेंडेड, लेटरल अपर आर्म इज अल्टरनेटिव साइट रिकमेंडेड फॉर मॉन्टेक्स टेस्ट। सो लेटरल अपर आर्म इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Answer with rational. We know that this site also choice for intradermal injection, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वुमेन हैज बीन पुशिंग इफेक्टिवली 1 hour। एक वुमेन है जो लेबर रूम में है, वो 1 घंटे से पुश कर रही है
बियरिंग डाउन कर रही है, पुश कर रही है, किसके लिए? बेबी को एक्सपेल करने के लिए, बर्थ करने के लिए। बट उस वुमेन को पता भी नहीं है शायद अपनी कौन सी स्टेज है और कौन सी स्टेज में बियरिंग डाउन या फिर कौन सी स्टेज में पुश आउट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वुमेन हैज बीन पुशिंग अफेक्टिवली 1 आवर, ए नर्स शुड नीड एट हिज टाइम इज टू, यानी कि इस टाइम पर नर्स उसको क्या गाइड करेगी? चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली, एम्बुलेट, कंज्यूम ओरल फूड्स एंड फ्लूइड्स, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर नर्स गाइड करेगी उसको रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या है? वो भी कौन सी पेज में है? एक्टिव, लेटेंट और एक्टिव फेज में है। तो लेटेंट और एक्टिव फेज में अपन को ज़्यादा पुशिंग, अपन को मतलब प्रेग्नेंट लेडी को अपन को बोलना है कि ज़्यादा पुशिंग नहीं करना है, क्योंकि आप जो बर्थ होता है वो कहाँ कौन सी स्टेज में होता है? ट्रांजिशन फेज ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है। इफ मदर कंटिन्यूसली, अब रेशनल देखते हैं अपन, इफ मदर कंटिन्यूसली पुशिंग इन एक्टिव एंड लेटेंट फेज ऑफ लेबर देन हर विल बी टायर इजीली, सो a nurse should be advised to the patient take rest between contraction and preserve बोल दो रिजर्व एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर, क्योंकि ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर में ही पुशिंग की या बेरिंग डाउन की नीड होगी। ठीक है, रेस्ट में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं अब। टू इवैल्यूएट द पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन द नर्स विल पल्पेट द पल्स। देखिए यानी कि कार्डिक कैथेटराइजेशन का प्रोसेस हुआ है तो नर्स पल्पेट द पल्स क्यों करेगी? कारण कहाँ से करेगी? डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन। राइट आंसर क्या होगा? डिस्टल, ये पेरिफेरली आपको है जो पल्स असेस करना है। पल्स क्यों असेस की जा रही? कार्डिक कैथेटराइजेशन के समय देखिए सबसे बड़ा मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है जब कार्डिक कैथेटराइजेशन की प्रोसेस होती है? एक होता है डिसरिथमिया, दूसरा क्या होता है? थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं। हालांकि कार्डिक कैथेटराइजेशन के समय हिपारिन इंजेक्ट किया जाता है प्रोपाइलेक्टिक रूप से पेशेंट के, बट फिर भी थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं। थ्रोम्बस बन गए तो वो एक तरह से किसी भी आर्टरी में जाकर ब्लॉकेज कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होता है, डिक्रीज होता है। तो अपन को वो चीज़ असेस करने के लिए क्या करना होता है? डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट क्या करना होता है? पल्स असेस करनी होती है। आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन पेरिफेरल पल्स शुड बी असेस फॉर पेरिफेरल सर्कुलेशन। इसके साथ में अगर थ्रोम्बस बन रहे हैं तो सडनली एमआई या सीवीए इंफ्रैक्शन जैसी कंडीशंस भी हो सकती है। अब अपन आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन की पोजीशन की बात करें, मैं आपको एडिशनल बता दूं तो आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन पोजीशन उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जो कार्डिक कैथेटराइजेशन मोस्टली फीमोरल वेन से ही किया जाता है तो वहाँ पर डिसलॉजमेंट नहीं हो, इसलिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना चाहिए। कब? आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बटन टाइम्स में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द यूट्राइन ब्लड फ्लो एट्रम इज, यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना होता है एट्रम? 500 to 750 ml प्रति मिनट। द मीन कार्डिक आउटपुट ऑफ द फिटस इज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन कार्डिक आउटपुट की बात करें में फिटस में 225 ml प्रति kg प्रति मिनट। कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग फिटल लाइफ इज 350 ml पर kg प्रति मिनट। देख क्वेश्चन यहाँ से बनता है कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग फिटल लाइफ इज कितना है? 350 ml प्रति kg प्रति मिनट। एंड फॉलोइंग बर्थ, बर्थ के टाइम पर कितना था? पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने। फॉलोइंग बर्थ 500 ml प्रति मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट इज 120 to 160 बीट पर मिनट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। देखिए मैंने भी क्वेश्चन आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या है? 10%। आफ्टर बर्थ ए न्यूबॉर्न में लॉस 10% ऑफ बर्थ वेट ड्यू टू अडेप्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट। मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, द इम्यूनिटी डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ए इन्फेक्शन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज। देखिए इम्यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन आता रहता है। यानी कि आपको कोई डिजीज हुई है, जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स हुआ या चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद में आपको एक बार होने के बाद में चिकन पॉक्स नहीं होता है पूरी लाइफ में, या स्मॉल पॉक्स नहीं होता है पूरी लाइफ में। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी कहाँ से आ रही है और ये इम्यूनिटी किस टाइप की है? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। द इम्यूनिटी डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ए इन्फेक्शन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज द एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी है ये? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। किससे? क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस से जो इम्यूनिटी मिल रही है वो कौन सी? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ये यहाँ पर देखिए मैंने पूरा इसको आपको
या जो डिटेल में दिया है। आफ्टर क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेज एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड एंड आफ्टर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बाद में कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में डेवलप्ड। इसके बाद में बात करते हैं अपन पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव ये तो एक्टिव नेचुरल तो कहाँ से मिल गई, एक्टिव नेचुरल आपके क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेज से, यानी कि मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया तो चिकन पॉक्स से कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहाँ से मिल गई आपको, इम्यूनाइजेशन से, इम्यूनाइजेशन कहाँ से मिल गई, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब पेसिव की बात आती है, पेसिव जो इनडायरेक्टली जो बेबी को मिलती है या इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को मिलती है। पेसिव नेचुरल कहाँ से मिल गई, थ्रू प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क। पेसिव आर्टिफिशियल कहाँ से मिल गई, थ्रू एंटीसीरा और इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग ए आर एच नेगेटिव डिलीवरी विथ इन। देखिए एंटी डी इंजेक्शन होता है जिसको अपन एक और नाम होता है इसका, क्या होता है, एक और नाम रोगाम, रोगाम भी इसका नाम होता है, रोगाम। ठीक है, तो एंटी डी जो इंजेक्शन होता है आर एस नेगेटिव मदर में कब दे देना चाहिए, विथ इन किस टाइम में दे देना चाहिए, विथ इन 72 आवर्स में इसको इंजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए इसका पूरी डिटेल मैंने डाला है। इफ पॉसिबल इन आर एस नेगेटिव मदर 1 इंजेक्शन एंटी डी एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन शुड बी गिवन वाया IM रूट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IM रूट यानी कौन से रूट से दिया जाता है ये एंटी डी इंजेक्शन, IM इंट्रामस्कुलर है। तो यहाँ मैंने पूरा आपको रेशनल में समझाया। इफ पॉसिबल इन आर एस नेगेटिव मदर 1 इंजेक्शन एंटी डी एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन शुड बी गिवन वाया IM रूट एंड सेकेंड अनदर वन आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विथ इन 72 आवर्स शुड बी गिवन एंड after abortion of a fetus in case of abortion after abortion of a fetus in RS negative mother, that time in case also anti-D should be given within 72 hours होगा, 42 नहीं होगा, within 72 hours। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा एंटी डी की डिटेल्स दे दी। अब और एक और आपको मैं ऐड करता हूँ, इसकी अगर डोज की अपन बात करें ना तो दो डोज कितनी दी जाती है इसमें, 1500 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 300 माइक्रोग्राम, ये इसकी डोज होती है, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ लिया जाता है इस बारे में भी। ठीक है, तो एंटी डी की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाई, देख यहाँ क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर कोई पेशेंट अबॉर्शन जो एंटी डी सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं देना चाहिए आर एस नेगेटिव मदर में, 2 इंजेक्शन होना चाहिए, 2 कब कब, एक तो 28 वीक पर और एक आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी विथ इन 72 आवर्स में। ठीक है, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाई ए सब सेंटर इन प्लेन एरिया इज, प्लेन एरिया पर देखिए तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी PGI में आया हुआ तो मेरे को डालना पड़ा। देखो आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ मैं। सब सेंटर की बात करें तो 5000 की पॉपुलेशन किस प्लेन एरिया में हो तो वहाँ पर एक सब सेंटर खोला जाता है या वहाँ पर एक सब सेंटर अपन ओपन कर सकते हैं किसमें, प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन पर। हिल एरिया की अपन बात करें, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 3000 की पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है। इसके बाद PSC की अपन बात करें तो 20000 की पॉपुलेशन पर हिल एरिया में और 30000 की पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया में एक PSC होती है। PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इसके बाद CSC की अपन बात करें तो 80000 पॉपुलेशन पर एक जब हिल एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हो तो वहाँ पर 80000 की पॉपुलेशन पर एक CSC होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको अपन FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं। 1,20,000 पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पर कितने होगी, 1,20,000 पॉपुलेशन पर एक CSC ओपन होती है या फिर प्रेजेंटली होती है या अपन वहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। अपन क्या करवा सकते हैं, गवर्नमेंट करती है ये तो कर, बाकी एक क्राइटेरिया है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। द वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है, HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन। इसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ डाली है। HPV वैक्सीन शुड बी गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर बिटवीन 11 to 14 ईयर ऑफ एज। देख कब दिया जाता है, 11 to 14 ईयर ऑफ एज, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स साइड में, मोस्टली क्या गर्ल्स साइड में ही दी जाती है। 11 to 14 ईयर ऑफ एज अकॉर्डिंगली एज 0 डोज 8 पहला डोज कब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 11 साल की होती है फर्स्ट डोज दिया, उसके दूसरा डोज कब दिया जाता है, उसके 2 मंथ बाद में
जीरो डोज एंड एट 2 मंथ एंड लास्ट डोज एट 6 मंथ। तीसरा डोज कब दिया जाता है? 6 मंथ, यानी कि कितना डोज हो गया? 3 डोज। ठीक है, टोटल 3 डोज वाया IM रूट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। किसके थ्रू दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पर्सन जो कम्युनिटी में या एपिडेमिक में, कम्युनिटी मान लीजिए आप, तो कम्युनिटी में जो पर्सन सिक हो रहा है, बीमार हो रहा है, उस पर्सन को क्या कहेंगे अपन? दिस इज द प्राइमरी केस। दिस इज द प्राइमरी केस। अब सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस क्या होता है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर रेशनल में देखिए इंडेक्स केस क्या होता है? पर्सन देट कम टू द अटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑथोरिटीज और एपिडेमियोलॉजिस्ट इज द इंडेक्स केस। यानी कि देखिए कोई पेशेंट बीमार हो गया, बीमार होना उसका क्या हुआ? दिस इज द प्राइमरी केस। ठीक है, 10 व्यक्ति बीमार हुए किसी कम्युनिटी में, तो 10 के 10 क्या हो गए? वो प्राइमरी केस हो गए। 10 में से 5 केस है जो सब सेंटर पर पहुंच गए या PHC पहुंच गए, उन्होंने अपना इलाज करवा लिया। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरे को? तो जो एक तरह से हेल्थ सेक्टर के जो हेल्थ एजेंसी के टच में आ गए या रिकॉर्डेड हो गए, वो कौन से केस हो गए? दिस इज द दैट इज द इंडेक्स केस है। यानी कि देख, अब डेफिनेशन पढ़िए। पर्सन दैट कम टू द अटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑथोरिटीज और एपिडेमियोलॉजिस्ट इज द इंडेक्स केस। प्राइमरी केस तो कौन से हो गए? 10 के 10 थे जो बीमार हो गए। 10 में से 5 ऐसे हैं जो जाकर हेल्थ एजेंसी, सब सेंटर, PHC में जाकर दवा लेने, इलाज करवा रहे, तो वो कौन से केस हो गए? इंडेक्स केस। अब सेकेंडरी केस की बात करें, या सेकेंडरी केस कौन से हो गए? पर्सन वो एक्वायर द डिजीज फ्रॉम एन एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस। अब 10 लोग जो बीमार हुए थे, उनमें से मान लीजिए 5 ने तो इलाज करवा लिया, 5 ने इलाज नहीं करवाया। उन 5 व्यक्तियों की वजह से अगर और किसी में वो कम्युनिकेबल डिजीज हो या कौन सी भी डिजीज हो, दूसरे में फैलने के चांसेस होते हैं। 5 से 15 में फैल गई वो। ठीक है, तो 15 व्यक्ति जो बीमार हुए वो कौन से केस हो गया? दिस इज द सेकेंडरी केस। ठीक है, समझ में आ गया होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडेक्स, तीनों चीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर अर्ली प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टू डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। यानी कि इन सब के लिए कौन सी एज में लगभग सभी जो वैक्सीन कंप्लीट कर लिए जाते हैं? बर्थ टू 9 मंथ। अब बात करते हैं अपन रेशनल पर। देखिए रेशनल मैंने अच्छे से दे रखा है, नहीं दिया इसमें रेशनल। 9 मंथ के अंदर अंदर कैसे दे देना? कि अगेंस्ट टू डिप्थीरिया DPT का इंजेक्शन लगता है 1.5 साढ़े 3 मंथ पर। टिटनेस का भी जो है उसी हिसाब से होता है। पोलियो एंड हेपेटाइटिस तो बर्थ टू 9 मंथ में है जो कंप्लीट कर लिया जाता है वैसे अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। EPI इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। EPI क्या होता है? एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ऐसा है। तो जो इसकी बात करें तो ये कब जो 1978 में आया था। 1978 में कब था? EPI। इसके बाद में इसकी जगह कौन सा आया? UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब आया ये? 1985 में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करा? EPI इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। तो EPI में कौन सी वैक्सीन नहीं थी? MMR वैक्सीन इंक्लूड नहीं थी। MMR वैक्सीन को किस में इंक्लूड किया गया? UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, जो कब आया? 1985 में। ठीक है डियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। A 28-year-old patient admitted to the hospital for suspected brain tumor. While assessing the patient, the nurse should keep in mind that the most reliable index of cerebral status is। देखिए cerebral status कौन सा भी केस हो, कुछ भी बीमारी हो, सेरेब्रल स्टेटस को असेस करने के लिए सबसे मोस्ट रिलायबल जो टूल है, सबसे मोस्ट रिलायबल इंडेक्स है, वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका उसको LOC चेक करो, उससे आपको पता लग जाएगा कि उसका सेरेब्रल स्टेटस नॉर्मल है, डिटेरियोरेट है या फिर और कुछ है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज द कौन सा है? LOC। पेन फेल्ट इन काल्फ मसल्स व्हेन द फुट इज डोर्सिफ्लेक्स्ड विद द लेग एक्सटेंडेड एट द नी इज कॉल्ड। देखिए ये क्या चीज़ है? दिस इज द होमान। जो होमान साइन किस में होता है? कौन सी कंडीशन में होता है होमान साइन? DVT वाली कंडीशन में। DVT का मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन में होमान साइन होता है। अलग अलग जो ये अदर साइन के बारे में बता रखा आपको। कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में होता है।
ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि अपन पैर को यानी कि अपन के लोअर लेग को एब्डोमेन पर फ्लेक्स करने के बाद में क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली उसका हेड ऊपर हो जाता है पेशेंट का, उसको पेन फील होता है किसमें, कर्निंग साइन में। स्पार्डिंग साइन आईयूडी में होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कैल्सिफाइड हो जाती है बोन्स, स्कल बोन्स वगैरह कैल्सिफाइड हो जाती है किसमें, स्पार्डिंग साइन में, या फिर ओवरलैप हो जाती है, जो किसमें होता है, आईयूडी में होता है। सॉफ्टनिंग गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है डियर, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। ए यंग adult who has hit by a car was fortunate because the level of his injury didn't interrupt his respiratory function। एक पेशेंट है जो कार के थ्रू हिट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका लेवल ऑफ इंजरी ऐसी जगह पर है कि उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन इंटरप्ट नहीं हो रहा। तो अपन को पता होना चाहिए कि द कोड सेगमेंट इन्वॉल्व विथ मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन आर, यानी कि इस कहाँ पर इंजरी, कौन सा है जो लेवल है जो रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर है सर्वाइकल लेवल 3rd एंड 4th। सर्वाइकल लेवल 3rd एंड 4th नर्व सप्लाइंग इम्पल्सेज टू द डायफ्राम। जो सर्वाइकल लेवल जो 3rd एंड 4th पर जो नर्व होती है वो सप्लाई करती है इम्पल्स को, किसको, डायफ्राम को। ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन आर मेंटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन इज ए रिजल्ट ऑफ। फिजियोलॉजिकल एनीमिया किस वजह से होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ वुमेन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम में लीड फिजियोलॉजिकल एनीमिया। स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी तो काफ़ी बारे में बार बार पूछ लिया जाता है। वो स्ट्रॉबेरी टाइप का जो स्पॉट बनता है वेजाइना पर, वो कौन सी डिजीज में बनता है, दिस इज द ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास किसकी वजह से होता है, केट फिशेज, केट किसकी वजह से होता है, केट का जो एक्सक्रेटा होता है, यानी कि फिशेज, जो केट का फिशेज होता है उसको टच करने से या उसको बाई मिस्टेकनली ईट करने से होता है ट्राइकोमोनास। या फिर रा मीट, रा का मतलब क्या हो गया, कच्चा मांस, रा मीट, इसकी वजह से कौन सा डिजीज होती है, ट्राइकोमोनास। और उसका कार्डिनल साइन क्या होता है, स्ट्रॉबेरी स्पॉट ऑन द वेजाइना। और अब आपको देखिए और में स्ट्रॉबेरी टाइप के जो कार्डिनल साइंस होते हैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए इसमें रेशनल में। स्ट्रॉबेरी टंग किस में कार्डिनल साइन होता है, कवासाकी डिजीज। स्ट्रॉबेरी नोज किस में होता है, राइनोफाइमा। स्ट्रॉबेरी वेजाइना, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। स्ट्रॉबेरी जिंजिवा, वेजेनस ग्रेनुलोमेटोसिस। जो वेजेनस ग्रेनुलोमेटोसिस होता है इसमें क्या होता है कि जो जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग टाइप में हो जाता है, प्लस जो स्ट्रॉबेरी टाइप का जो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है उसी कंडीशन को अपन स्ट्रॉबेरी जिंजिवा या फिर वेजेनस ग्रेनुलोमेटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए वे टू प्रोमोट ट्रस्ट विथ ए पेशेंट इज टू। देखिए ऐसा कौन सा वे है जिससे अपन पेशेंट का विश्वास जीत सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। मैं राइट ऑप्शन बताता हूँ आपको, इसमें सिर्फ राइट ऑप्शन है डी, टॉक विथ हर एट लेंथ अबाउट हर लाइफ लाइक्स एंड डिसलाइक। देखिए पेशेंट की जो लाइक और डिसलाइक है उसको भी अपन को एक्सेप्ट करना है, उसको डिटेल में कुछ चीज़ें बतानी है, उसकी लाइफ की पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस पूछने हैं उससे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन अगर मेंटेन करना हो तो। अब आंसर देखो, रेशनल देखो मैंने क्या दिया है रेशनल, व्हेन टॉकिंग ए पेशेंट ऑलवेज शुड बी यूज थेराप्यूटिक टेक्निक फॉर facilitate communication. If you got patient's trust, then patient does not feel like that insecurity and she easily explore and share own internal feelings and thoughts। ठीक है, अगर पेशेंट का आपने विश्वास जीत लिया तो पेशेंट अपनी जो भी इंटरनल फीलिंग्स होगी उनको आसानी से एक्सप्लोर करेगा, शेयर करेगा टू द नर्स, विद द नर्स। ठीक है, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन गिवन एट द एज ऑफ। विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब दी जाती है, 9 मंथ पर। ठीक है, 9, अब देखिए विटामिन ए की पूरी डिटेल डाल दी मैंने यहाँ पर। 8 फर्स्ट डोज कब दी जाती है, 8-9 मंथ पर। कितना दिया जाता है, 1 लाख यूनिट और 1 ml। दिस इज द आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कितना ml दिया जाता है। 1 लाख तो सबको पता होता है, बट 20% 30% स्टूडेंट्स को पता होता है कि 1 लाख यूनिट कितने ml में होता है, ये होता है 1 ml में।
ठीक है। तो 8-9 मंथ पर 1 लाख दे दिया उसको, देन एवरी 6 मंथ उसको 2 लाख यूनिट देना है 5 साल तक। एवरी 6 मंथ 2 लाख यूनिट देना है 5 साल तक, यानी कि टोटल अब अगर अपन बात करें तो एक बेबी को कितना विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए, टोटल हो गई 17 लाख यूनिट। टिल द 17 लाख यूनिट विटामिन ए शुड बी गिवन टू द चाइल्ड अप टू 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नॉर्मली बाई द 1 ईयर ऑफ बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट शुड इंक्रीज बाई, देखिए 1 साल के बच्चे का वेट कितना हो जाता है, कितना बढ़ जाता है। जैसे मानकर चलिए बच्चे का जन्म के समय वेट 3 kg था, तो 1 साल पर कितना होगा 9 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम यानी कि इसका 3 टाइम, 3 का 3 टाइम होगा, कितना होगा 3×3 = 9। इसका राइट आंसर हो गया सी। अब देखिए बाय द एग्जाम्पल 8 बर्थ वेट 3 kg, बर्थ वेट डबल 8 6 मंथ यानी कि 6 kg 6 kg, बर्थ वेट ट्रिपल और 3 × 8 1 ईयर मीन्स 9 kg। समझ में आ गया होगा। टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जो टर्सरी प्रिवेंशन है वो कौन सी कंडीशन में नीडेड होता है, टर्मिनल फेज ऑफ द डिजीज में टर्सरी प्रिवेंशन नीडेड होता है। ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए प्रेग्नेंट मदर एंड द नर्स अबाउट द प्रोसीजर टेल द क्लाइंट दैट, एक पेशेंट के नॉन स्ट्रेस टेस्ट ऑर्डर किया हुआ है। अब नर्स है जो प्रेग्नेंट लेडी को बता रही है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज द क्या है, द टेस्ट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। द टेस्ट विल टेक अबाउट 2 आवर, 2 आवर नहीं लेता, ये भी रॉन्ग हो गया। इन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर दैट रिकॉर्ड्स पिटल हार्ट एक्टिविटी इज सिक्योर्ड ओवर द एब्डोमेन वेयर द पिटल हेयर साउंड इज heard most closely, this is the right answer C। the fetus is challenged by or stressed by uterine contraction, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया C। राइट आंसर इज द सी। रेस्ट की बात करें, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू असेस प्लेसेंटल फंक्शन। देखिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किस लिए किया जाता है, एनएसटी इज परफॉर्म्ड टू असेस प्लेसेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन, टेस्ट डिटरमाइन फिटल वेलबींग, टेस्ट इवैल्यूएट द एफएचआर रेस्पॉन्स, एफएचआर यानी फिटल हार्ट रेट रेस्पॉन्स टू फिटल मूवमेंट। इन 3 चीज़ को फाइंडिंग करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एनएसटी टेस्ट। एनएसटी टेस्ट का मतलब हो गया नॉन स्ट्रेस टेस्ट। द फिजिशियन ऑर्डर्ड ए 24 hours urine specimen after explaining the procedure to the patient. The nurse collect the first specimen. This specimen is then, देखिए एक पेशेंट है उसके 24 आवर्स का यूरिन स्पेसिमेन लेना है। अब नर्स ने पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया पूरी प्रोसीजर, और नर्स है पेशेंट का फर्स्ट वॉइडेड यूरिन कलेक्ट कर रही है। तो इस फर्स्ट वॉइडेड यूरिन को नर्स को 24 आवर्स कलेक्शन वाले सैंपल में स्पेसिमेन में कलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ये यूरिन होता है प्रीवियसली, जैसे कि मान लीजिए 9 बजे से लेकर मॉर्निंग अर्ली 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, या फिर देखिए मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक यूरिन कलेक्शन करना है आपको। दिस इज द 24 आवर्स पीरियड हो गया। ठीक है, अब आपको मॉर्निंग 6 बजे जो आप यूरिन कलेक्ट कर रहे हो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, कारण क्योंकि वो प्रीवियसली पहले का यूरिन स्टोर होता है किसमें, ब्लेडर में। तो आपको जब स्टार्ट करो 24 आवर्स का कलेक्शन लेने, तो उसमें देखिए क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं कि फर्स्ट वॉइड यूरिन डिस्कार्ड करना है या लास्ट वॉइडेड यूरिन डिस्कार्ड करना है। तो जो आप मॉर्निंग में 6 बजे जो यूरिन ले रहे हो उसको डिस्कार्ड करो, पहली बार ले रहे हो उसको, वो जो लास्ट में ले रहे हो उसको ऐड करो। बीच का तो आपको ऐड करना ही है, फर्स्ट वाले को डिस्कार्ड करना है और लास्ट वाले को ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेव एज द पार्ट ऑफ द 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन फर्स्ट वॉइडेड। अब लास्ट फर्स्ट सॉरी डिस्कार्ड देन द कलेक्शन बिगिन, यानी कि जो फर्स्ट आप ले रहे हो उसको डिस्कार्डेड करो, देन कलेक्शन बिगिन, उसके बाद में आप 24 आवर्स यूरिन लेना स्टार्ट करो। आंसर ए है, फॉर 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन फर्स्ट वॉइडेड यूरिन शुड बी डिस्कार्डेड एंड लास्ट वॉइडेड यूरिन शुड बी एडेड इन 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला जो फर्स्ट वॉइडेड है वो कलेक्शन करना है, कलेक्ट करना है, ऐड करना है 24 आवर्स में, और लास्ट वाला डिस्कार्ड, सॉरी यार फिर मैं गलती कर रहा हूँ, मे बी फर्स्ट वाला आपको ऐड करना है और लास्ट वाला आपको, सॉरी फर्स्ट वाला डिस्कार्ड करना है और लास्ट वाला ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला डिस्कार्ड करना है, लास्ट वाला ऐड करना है, राइट।
कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइंड बाय, देखिए कम्युनिकेबिलिटी यानी का जो मीजल्स डिजीज है वो एक ऐसा पीरियड होता है उसके बाद में है जो वो डिजीज दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती, या उसका जो कम्युनिकेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कब होती है? आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेज, यानी कि उसके रेसेज होने के बाद में है जो डिजीज ट्रांसमिट एक दूसरे में नहीं होती। ठीक है, इसके बाद द नर्स विल इवैल्यूएट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट अंडरगोन क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस विच इज, देखिए जो पेशेंट है जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है उसके मोस्ट क्रोनिक जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसको पेरिटोनाइटिस हो सकती है। उसका कारण क्या है? देखिए मैंने रेशनल में दिया है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेरिटोनियल लेयर, दैट्स वे इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन और पेरिटोनाइटिस। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? पेरिटोनाइटिस। बीसीजी मिजल्स एंड एमएमआर शुड बी स्टोर्ड एट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कहाँ पर स्टोर में बीसीजी अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्टोर करना चाहिए। When a patient medical record is needed at evidence for a legal action, you are aware that the record is the property of, यानी कि पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है वो। अब और अपन पेशेंट राइट की बात करें तो पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्टी ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, बट इफ पेशेंट वांट टू टेक जीरोक्स ऑफ दैट रिकॉर्ड देन हेल्थ केयर एजेंसी कांट इग्नोर पेशेंट्स विशेज एंड दिस इज राइट ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट चाहता है कि वो उन रिकॉर्ड्स की कॉपी रखना चाहिए तो वो रख सकता है, दिस इज द पेशेंट्स राइट, ये पेशेंट का अधिकार है। कोई भी हेल्थ केयर एजेंसी उसको मना नहीं कर सकती, कोई भी हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU, किसका फंक्शन है FRU? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का, यानी कि CSC इज द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द FRU, यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज बीइंग एट मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन? कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसमें मोस्ट रिस्क की है क्या होना? DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। देखिए सेकेंड ग्रेविडा डिक्लाइंड डिलीव्ड 8 hours ago and has lost 500 ml of blood. Second gravida diagnosed with dead fetus syndrome. A primary gravida with mild preeclampsia. A primary gravida who delivered a 3.5 kg baby 3 hours ago. अब इसका रेशनल देख लो, बी है, बी क्यों है? मोस्ट रिस्क फैक्टर्स ऑफ DIC। DIC होता क्या है वैसे आपको पता होगा, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन क्या होता है? ये क्या चीज़ होती है? DIC ऐसी डिजीज़ है, इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, देखो नॉर्मल ह्यूमन में जब सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होते, बट DIC वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं इंटरनली, यानी कि बॉडी में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्या होता है? छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। छोटे छोटे क्लॉट्स बनने की वजह से क्या होता है? कैस्केड्स जिसको अपन बोलते हैं, कैस्केड से जो क्लॉट्स क्या होते हैं, फिर एक तरह से सबसे ज़्यादा डैमेज किसको करेंगी? DIC में अगर बात करें अपन तो बिल्कुल माइनर क्लॉट्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेज किसको करेंगे? किडनी को। ये भी क्वेश्चन बनता है, DIC में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? किडनी। किडनी में कौन अफेक्ट होगा? नेफ्रॉन से, क्योंकि ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? नेफ्रॉन्स में, तो वो क्लॉट कहाँ चले जाते हैं? नेफ्रॉन में जाकर नेफ्रॉन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर की बात करें DIC की, आगे समझो DIC क्या होता है। एब्रूवे प्लेसेंटा में जो रिस्क फैक्टर है, प्लेसेंटा प्रीविया, लिवर डिसऑर्डर, सेप्सिस एंड डेड फिटस सिंड्रोम, ये इसके रिस्क फैक्टर है किसके? DIC के। अपना क्वेश्चन भी क्या कह रहा था, देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 2, ए सेकेंड ग्रेविडा डायग्नोस्ड विथ डेड फिटस सिंड्रोम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। द पेशेंट हैज़ द डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर and a high pulmonary capillary wedge pressure. The physician ordered dopamine to improve ventricular function. The nurse will know that medication is working if the patients, देखिए डोपामाइन क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर तो हो गया, डोपामाइन क्या होती है? दिस इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। मैंने आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव आइनोट्रोपिक क्या होते हैं, क्रोनोट्रोपिक क्या होता है, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट जानना चाहता है कि आइनोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक क्या होता है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में करके जरूर बता देना। तो डोपामाइन क्या होती है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या होते हैं?
इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स, यानी कि ये क्या करेगी डोपामाइन जो कार्डिक मसल्स उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स कब पता लगाएगी, नर्स को द फिजिशियन ऑर्डर डोपामाइन टू इंप्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन, द नर्स विल नाउ दैट मेडिकेशन इज वर्किंग इफ द पेशेंट्स, नर्स जानती है कि पेशेंट का ये पैरामेडिकल जब बढ़ेगा तब अपन को लगेगा कि डोपामाइन इज वर्किंग। कौन सी कंडीशन, ब्लड प्रेशर आर राइज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा पेशेंट का तो ऐसा लगेगा, ये समझना चाहिए नर्स को कि डोपामाइन मेडिसिन आर वर्किंग। ठीक है, डोपामाइन इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग दैट फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल, दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर आर इंक्रीज्ड। Promotion of infant and young child feeding practice is encompassed along with continuation with complementary feeding up to, देखिए एक बार बच्चे को विनिंग के बाद, विनिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, 4 से 6 मंथ पर विनिंग स्टार्ट। विनिंग का मतलब जब बच्चे को जो माता का दूध पिलाना बंद करना, ठीक है, तो कब से स्टार्ट कर देनी है, 4 to 6 मंथ। बट ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली अचानक 6 महीने के बाद में बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको कब तक दूध पिलाना है, अप टू 2 year ऑफ लाइफ, 2 साल तक बच्चे को मदर का दूध पिलाते रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गाइड नर्सेज प्रायोरिटी एट ए डिजास्टर कोज्ड बाय ए कोलेप्स्ड बिल्डिंग इन एन अर्थ, क्योंकि एक भूकंप आया है, एक बिल्डिंग कोलेप्स हो गया है, एक तरह से डिजास्टर वाली कंडीशन है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए नर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं क्लास भी ले चुका हूँ डिजास्टर और इमरजेंसी में ट्रायल सिस्टम की। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको राइट आंसर बताऊंगा। राइट आंसर क्या है, देखिए दोज रिक्वायरिंग, बी ऑप्शन देखिए, दोज रिक्वायरिंग मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट टू दैट देर कैन हेल्प। डिजास्टर वाली कंडीशन में क्या होता है, जिस पेशेंट को या जिस इंडिविजुअल को कम चोट लगी हो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद में मेजर इंजरीज ट्रीट करनी चाहिए। उसका कारण ये होता है उस वक्त अपने पास संसाधन बहुत कम होते हैं। अगर अपन को कम इंजरी वाले पेशेंट को अपन ने ट्रीट कर दिया, उसको फर्स्ट एड दे दिया, तो वो अपनी हेल्प करवा सकता है अदर इंडिविजुअल को ट्रीट करवाने में। इसीलिए डिजास्टर वाली कंडीशन में जिसके कम चोट लगी हुई हो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, जिसके ज़्यादा मेजर चोट लगी हुई या जिनको बचने की संभावना ही नहीं है उनको लास्ट में ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। बाइटोट डेफिशिएंसी इज द डायग्नोसिस ऑफ, किसका है ये, विटामिन ए। A nurse is assessing a child for dehydration. The nurse determines that the child is moderately dehydrated if which of the following symptom noted. देखिए डिहाइड्रेशन का मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर डाला है। इसमें देखिए मॉडरेट डिहाइड्रेशन के बारे में पूछा है, मॉडरेटली डिहाइड्रेटेड ये फाइंडिंग नहीं होती, मॉडरेटली डिहाइड्रेटेड में ओलिग्यूरिया वाली कंडीशन होती है। अब मैंने रेशनल में पूरी डिटेल डाली है। इन माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एलओसी इज अलर्ट नहीं होगा यहाँ पर, अल्टर होगा, सॉरी ALTER अल्टर होगा, एलओसी इज अल्टर। देखिए डिक्रीज नहीं होगा, एलओसी डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज्ड एलओसी इज द लास्ट साइन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, तो एलओसी यहाँ पर अलर्ट होगी, अल्टर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होगा, कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन इज नॉर्मल एंड अदर पैरामीटर आर नॉर्मल। किस कंडीशन में, माइल्ड डिहाइड्रेशन में। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की अपन बात करते हैं तो एलओसी इज लेथार्जिक, कैपिलरी रिफिल टाइम इज 2 to 4 सेकेंड, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, ओलिग्यूरिया, अपन क्वेश्चन में भी अपना ओलिग्यूरिया पूछा था मॉडरेटली डिहाइड्रेशन में। सनकन फोंटाने लेने की थोड़ा बहुत दस्से में पंटाने होंगे, इंक्रीज HR हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा ये, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ये कि उसमें मॉडरेटली डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में होगा। इसके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिक्रीज एलओसी। देखिए अब यहाँ देखिए वहाँ पर क्या था, एलओसी इज अल्टर, यहाँ पर क्या है, एलओसी इज डिक्रीज्ड, कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 4 सेकेंड, म्यूकस मेम्ब्रेन्स इज क्रैक्ड। ठीक है, इंक्रीज HR इन RR, वेरी संकन फोंटानेल एंड डिक्रीड BP एंड ओलिग्यूरिया भी हो सकता है और एन्यूरिया भी हो सकता है, किसमें, सीवियर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स जरूर बना लेना इन क्वेश्चंस के। जो मैं रेशनल, आपको पता है रेशनल में पूरी जान लगाता हूँ रेशनल बनाने में आप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। ए फीमेल पेशेंट हैज ए लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy दिस मॉर्निंग, शी इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन, द नर्स वुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट सिम्टम इज कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, दिस इज द कॉमन फाइंडिंग। क्योंकि आफ्टर देखिए cholecystectomy की सर्जरी हो रही है,
गोल ब्लेडर का कोलिसिस्टेक्टमी की सर्जरी किसके लिए की जाती है? गोल ब्लेडर की सर्जरी के लिए। तो ये कहाँ पर गोल ब्लेडर की लोकेशन कहाँ होती है? नियर द डायफ्राम। नियर द डायफ्राम होगा तो थोड़ा बहुत पेन भी होगा उसको, कंप्लेन ऑफ शोल्डर पेन वगैरह। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ आफ्टर दिस ऑपरेशन। विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस ए परमानेंट स्कार। ये तो आपको वैसे ही टैलेंटेड आदमी हो, आप खुद टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो बता सकते हो। बीसीजी में परमानेंट स्कार होता है जो लेफ्ट अपर आर्म में होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि बीसीजी का वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में ही क्यों दिया जाता है? इसका मैं एक बार वीडियो बनाकर डालूंगा, फिर बताऊंगा आपको इसके बारे में। टू डिसइंफेक्ट 20 लीटर ऑफ वाटर वन शुड यूज ए सिंगल क्लोरीन टेबलेट ऑफ। देखिए 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कितने ग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होगी? 0.5 ग्राम। ठीक है। अब 100 लीटर वाटर की अपन बात कर दें तो 100 लीटर वाटर के लिए कितने हो जाएगी? 2.5 ग्राम क्लोरीन। 2.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है। ए पेशेंट वाज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट and sustained head injury. Following admission to the hospital, a diagnosis of increased ICP was made. The nursing intervention appropriate in the care of this patient is to दे कभी भी पेशेंट का ICP इंक्रीज हो रखा हो इस कंडीशन, पेशेंट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि पेशेंट है जिसके हेड इंजरी हुई है थोड़ी देर पहले और उसका ICP इंक्रीज हो रखा है तो उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? द नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट इज टू एलिवेटिंग द हेड। सी ऑप्शन देखिए, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री। इससे ज़्यादा एलिवेट नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा एलिवेट आप करोगे तो उसका सडनली आईसीपी डिक्रीज हो सकता है। सडन आईसीपी, आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो ब्रेन होता है अपना ब्रेन का प्रेशर कह सकते हैं अपन। अगर ये सडनली डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम या फिर अपन के होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन मेंटेन, बॉडी उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन हर्निएशन भी हो सकता है। ठीक है। तो कभी भी पेशेंट आईसीपी बढ़ा हुआ हो तो उसको 15 से 30 डिग्री एंगल पर ही रखना चाहिए। फ्लैट भी नहीं रखना चाहिए। फ्लैट रखोगे तो उसका जो इंट्राथोरेक्सिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। अब देखिए मैंने रेशनल में क्या डाला है। आफ्टर हेड इंजरी ऑलवेज थिंक इन माइंड पेशेंट मस्ट बी लाई इन लो फाउलर और 30 डिग्री। 30 डिग्री पोजिशन को क्या बोलते हैं अपन? लो फाउलर पोजिशन। 30 डिग्री हेड एलिवेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन हर्निएशन। आफ्टर क्रेनियोटोमी पेशेंट आल्सो शुड बी लाई इन लो फाउलर पोजिशन ऑन अनऑपरेटेड साइड। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी ब्रेन की जब सर्जरी होती है उसको अपन क्रेनियोटोमी बोलते हैं, उसके बाद भी पेशेंट को लो फाउलर यानी कि 30 डिग्री में ही रखना चाहिए। किस साइड में? ऑन अनऑपरेटेड साइड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ऑफ इंडिया ओरिजिन। इंडिया में जो अपना जो मेडिसिन का जो सिस्टम है या मेडिसिन जो पद्धति है, जो एक तरह से मेथड है, वो कौन सा है? सिद्धा। नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ एट बर्थ इज। देखिए क्राउन रम्प लेंथ का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में क्राउन रम्प लेंथ क्यों? सीआर लेंथ जिसको अपन बोलते हैं, क्राउन सीआर लेंथ जिसको अपन बोलते हैं। सीआर लेंथ क्या होती है? हेड से जो सेक्रम होता है बेबी का, हेड से बटक्स भी कह सकते हैं, सेक्रम होता है, तो यहाँ हेड से लेकर सेक्रम या बटक्स तक की जो लेंथ होती है फिटस में, बेबी नहीं फिटस में, तो उसको अपन सीआर लेंथ बोलते हैं। सीआर लेंथ इज लेंथ फ्रॉम हेड टू सेक्रम पॉइंट। 8 वीक पर कितनी होती है? 1.6 सेंटीमीटर। 12 वीक 5.4 सेंटीमीटर और 16 वीक 11.4 सेंटीमीटर। एंड फिटस वेट इज 100 ग्राम। कब होता है? अब देख क्वेश्चन इससे बनता है कि 100 ग्राम का फिटस कब होता है? 16 वीक पर। ठीक है। 16 वीक पर सीआर लेंथ कितनी होगी? 11.4 सेंटीमीटर। अब बर्थ की बात करें, 8 बर्थ पर कितनी हो गई? 20 to 25 सेंटीमीटर सीआर लेंथ ये होगी। और सी एच लेंथ कौन सी? क्राउन टू हिल लेंथ कितनी होगी? 8 बर्थ 50 सेंटीमीटर। यानी कि क्राउन टू हिल लेंथ का मतलब हो गया बेबी कितना लेंथ थी, बेबी की हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। वही हो गया क्राउन टू हिल लेंथ। और क्राउन टू रम लेंथ कौन सी हो गई? हेड टू सेक्रम लेंथ, जो कितनी होती है? 8 बर्थ 20 to 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्निया एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज प्राइमरी ड्यू टू accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lung. This is the right answer of that question. Which of the following anti-tuberculosis drug is bacteriostatic? Bacteriostatic जो ड्रग्स कौन सी है? इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल is the bacteriostatic drug of the anti-tuberculosis.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ। हेल्थ इज द, देखिए हेल्थ के बारे में आपको पता होगा, WHO की डेफिनेशन है, ठीक है, द स्टेट ऑफ फंक्शनिंग वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू, टर्सरी लेवल किससे रिलेटेड होगा, रिहेबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ। इसके बाद मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस इज द, हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, फिक्को ओरल रूट के थ्रू होता है। द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन ए वुमेन विथ प्री एक्लेम्सिया इंड, देखिए जो प्री एक्लेम्सिया होता है या एक्लेम्सिया वाले जो कंडीशन होती है वो डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद में या विद इन 48 आवर्स में जो जो एक तरह से आउट ऑफ डेंजर्स कह सकते हैं कि 48 आवर्स के बाद में है, जो प्री एक्लेम्सिया में जो सीजर्स वगैरह आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, वो नहीं आएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मस्कुटो बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, एक कौन सी डिजीज है जो मस्कुटो बोर्न है, मलेरिया मस्कुटो बोर्न है जो प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है, जो मादा एनाप्लिस मस्कुटो के काटने से होती है। काला आजार है, ये भी है जो मस्कुटो बोर्न डिजीज है। इसके बाद में डेंगू की बात करें, ये भी मस्कुटो बोर्न डिजीज है जो एडिस एजिप्टाई मस्कुटो के काटने से होती है। इसके बाद मीजल्स की बात करें, मीजल्स वायरल डिजीज है, मस्कुटो बोर्न डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिससे अपन असेस कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है। कौन सी कंडीशन होगी, रैपिड थ्रेडी पल्स, रैपिड थ्रेडी पल्स जब हो तो इससे अपन असेस कर सकते हैं कि दिस इज द लॉस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये आज का पेपर हो गया। आज का मैंने बहुत ही मेहनत करके पेपर तैयार किया था, इस सॉल्व पेपर को सॉल्व किया था विथ रेशनल। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा आज का ये पेपर है जो PGI का 2016 का पेपर है वो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके आने वाले कल परसों के PGI के एग्ज़ाम में इस पेपर से 3-4 क्वेश्चन आएँ, जो मोस्टली PGI हर बार रिपीट करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम जिपमर करिकुलर के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन करने जा रहे हैं, आज नहीं बहुत ही जल्द 3 से 5 तारीख को, तो आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसके लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जो बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में होगी, उसमें हम आपको 15 या 16 सीरीज देंगे 50-50 क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन के जैसे मैंने इस PDF में रेशनल रखा है, ठीक इसी तरह आपको सभी सीरीज की मैं PDF दूंगा जिसमें सभी सीरीज के विथ रेशनल दूंगा, ताकि आप आसानी से समझ सको क्वेश्चन के कंसेप्ट को। तो और इसके अलावा हम सभी एग्जाम के लिए जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, अपने जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन सीरीज का आयोजन करते हैं, तो आप हमारे से उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ये रहे आपके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारे जिपमर कॉन्टैक्ट फॉर ऋषिकेश एम्स एंड जिपमर स्किल टेस्ट मटेरियल, आप स्किल टेस्ट मटेरियल के लिए हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। CHO के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्जाम्स होता है उसके बूस्टर स्टडी मटेरियल के लिए हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। मिशनरी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपके आने वाले PGI चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मैं आपका दोस्त ML सैनी। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।